तो हमने बीम में क्या है अभी, रिजिड कनेक्शन पढ़ा था, मतलब एक एल्युमिनियम एक कॉपर का दैट क्रॉस सेक्शन है, दोनों को रिजिड आपका बोल्टेड कनेक्शन बना दिया, वेल्डिंग कर दिया। तो बीम जो हमने पढ़ा कंपोजिट सेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस निकाला था, तो वहां बात किया कि दो तरह से कनेक्शन बनाते हैं, रिजिड कनेक्शन है, एक फ्री कनेक्शन। रिजिड मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये वुड या स्टील है या एल्युमिनियम कॉपर है, तो ये आपने इसके ऊपर रखा और ड्रिल करके बोल्ट पास कर दिया या फिर बीच में वेल्डिंग कर दिया। तो जब मूवमेंट लगाया तो हुआ क्या, दोनों एक साथ बेंड किया, तो एक साथ बेंड किया तो एक सिंगल न्यूट्रल एक्सिस था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, फ्री कनेक्शन देख रहे हैं, मतलब ये वुड या स्टील, वुड स्टील ले लो या एल्युमिनियम कॉपर, इसके ऊपर खाली इसको रख दिया है, ना तो कोई बोल्टेड कनेक्शन है ना ही कोई वेल्डिंग किया है, तो फ्री कनेक्शन है। तो अब अभी तक हमने सब कुछ रिजिड कनेक्शन पढ़ा था, जब खाली इसके ऊपर रखा है तो मूवमेंट लगाएंगे तो क्या होगा, दोनों सेपरेटली बेंड करेंगे, तो उस केस में सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस है। तो बस यही डिफरेंस है, जब रिजिड कनेक्शन था दोनों एक साथ बेंड कर रहे थे, एक सिंगल न्यूट्रल एक्सिस था। अब जब आपने फ्री कनेक्शन है, बस खाली एक के ऊपर रख दिया है इसको, दोनों सेपरेटली बेंड कर रहे हैं, तो सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस, तो वही देख रहे हैं। तो हेडिंग दे दो, बेंडिंग स्ट्रेस इन कंपोजिट सेक्शन, और ब्रैकेट में लिख देना फ्री कनेक्शन। तो अब फ्री कनेक्शन का बात कर रहे हैं, so that bending stress in composite section, रिजिड कनेक्शन तो पढ़ लिया हमने, लेकिन अब फ्री कनेक्शन देख रहे हैं, दैट फ्री कनेक्शन, बेंडिंग स्ट्रेस इन कंपोजिट सेक्शन, और उसमें हम फ्री कनेक्शन में स्टडी कर। तो देख लो जरा एक मिनट, तो जैसे मान लो दो मेंबर दिए, वुड स्टील ले लिया या एल्युमिनियम कॉपर ले लिया, दोनों अलग अलग हैं, तो इसका एरिया A1 E1, इसका एरिया A2 E2, इस तरह फ्री कनेक्शन है, दैट इसके ऊपर खाली रखा है। तो इसका डेप्थ मान लो आपको D1 दिया है, इसका डेप्थ आपका D2 दिया है, तो इसके ऊपर रखा है, जब दोनों बेंड मूवमेंट लगाएंगे दोनों बेंड होंगे, तो इस बार सेपरेटली बेंड होना, तो सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस, तो दोनों का अलग अलग न्यूट्रल एक्सिस। तो ये इसका फर्स्ट का न्यूट्रल एक्सिस 1 और ये सेकंड का ऐसा, क्योंकि सेपरेटली बेंड कर रहे हैं तो सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस। तो ये फर्स्ट का इसके मिड से दैट दिस वन न्यूट्रल एक्सिस, सो ये न्यूट्रल एक्सिस 1 और ये दैट न्यूट्रल एक्सिस 2। तो डायग्राम ड्रॉ करें, स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम। तो फर्स्ट वाले का तो ये वुड स्टील है, एल्युमिनियम कॉपर कुछ भी हो सकता है, तो स्ट्रेन डायग्राम आप कैसे आ गया, ये कितना डिस्टेंस है D/2 D1/2, ये D1/2, तो ये स्ट्रेन 1 ऐसे ऐसे इसका डायग्राम ड्रॉ करें, स्ट्रेन डायग्राम। तो यहाँ D2/2 स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू y होता है, इतना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रेन 2, तो ये कितना D2/2, तो ये क्या है, बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम। इसको एक साथ कंबाइन करके ही बना सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सब सही है, जैसे भी यूज कर लो, कॉन्सेप्ट एक ही है। देन स्ट्रेस डायग्राम, अब देखो जरा, जब पिछला केस था बेंडिंग स्ट्रेस इन कंपोजिट सेक्शन, बेंडिंग से कंपोजिट सेक्शन रिजिड कनेक्शन था, जब दोनों एक साथ बेंड कर रहे थे सिंगल न्यूट्रल एक्सिस था, तो उस केस में क्या था, उस केस में जंक्शन पे स्ट्रेन सेम था, उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल भी लगाया है, बड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चन। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस रिजिड कनेक्शन था उसमें देखो स्टार्टिंग में जहां पे कनेक्शन है, जहां पे न्यूट्रल एक्सिस मिला और जहां पे जंक्शन है दोनों का मटेरियल का, वहां पे स्ट्रेन सेम है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में यहाँ स्ट्रेन 1 है, स्ट्रेन 2 स्ट्रेन सेम नहीं है, दैट स्ट्रेन 1 नॉट इक्वल टू स्ट्रेन 2, दैट मीन इन दिस कंडीशन नो स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, दैट नो स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी। पिछले केस में स्ट्रेन सेम था, तो ये मेन डिफरेंस हो गया। जब रिजिड कनेक्शन है तो उस केस में आपका एक ही न्यूट्रल एक्सिस है, तो जंक्शन पे दोनों के लिए स्ट्रेन सेम था, लेकिन यहाँ स्ट्रेन अलग अलग वैल्यू। अब ये D1 इक्वल टू D2 करता तो अब सेम आ जाएगा, लेकिन वो खाली एक स्पेशल केस के लिए, बाकी जगह आपका स्ट्रेन का वैल्यू चेंज हो रहा है। सेम ऐसे स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करें, तो मान लो सैगिंग है तो बॉटम टेंशन टॉप कंप्रेशन ऐसे आया, तो ये सिग्मा 1 ये हो गया E1 स्ट्रेन 1, इस तरह से। ऐसे इसके लिए उसी में डायग्राम बना दो या अलग बना दो, एक ही बात है। तो ये इस पे निकाला, तो इसमें सिग्मा 2 कितना E2 स्ट्रेन 2 दिस वाला। तो ये क्या है, ये स्ट्रेस डायग्राम है, सो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस डायग्राम, वो स्ट्रेन डायग्राम है, दोनों का अलग अलग न्यूट्रल एक्सिस, दोनों के लिए अलग स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम ऐसे बना दिए। अब देखो जरा, कुछ मूवमेंट क्या होगा, फर्स्ट मेंबर बियर करेगा, स्टील एल्युमिनियम है या एल्युमिनियम कॉपर है, तो कुछ मूवमेंट फर्स्ट मेंबर बियर कर रहा है, कुछ सेकंड बियर कर रहा है ऐसे। तो यहां से कैलकुलेट करें इधर, तो यहां से कैलकुलेट करें, तो यहां निकाले मूवमेंट कैसे आएगा, मूवमेंट टॉलरेंस टोटल, तो m1 + m2, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऐसे आ गया।
अब देखो जरा एक मिनट, इस जब रिजिड कनेक्शन था तो उसमें इसमें क्या था कि दोनों एक साथ बेंड कर रहे थे, तो एक सिंगल न्यूट्रल एक्सिस था। तो एक सिंगल न्यूट्रल एक्सिस क्या था, जो न्यूट्रल एक्सिस को मिला के सर्कल बनता है तो वही रेडियस कर्वेचर होता है, तो एक ही आर था। लेकिन यहाँ पे दोनों सेपरेटली बेंड कर रहे हैं तो दोनों का सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस है, तो R1 R2 अलग अलग वैल्यू है। बट R1 R2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि R1 R2 में ज्यादा डिफरेंस होगा तो कनेक्शन ही नहीं रह पाएगा, बिकॉज फ्री कनेक्शन तो है, दोनों सेपरेटली बेंड कर रहे हैं। बट R1 R2 इसलिए अलग अलग है, बट ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर R1 R2 में बनेगा तो कनेक्शन ही नहीं रहेगा। तो कनेक्शन तो है, इसलिए R1 दैट इक्वल टू R2 यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यूज हैं, एक 1 तो एक 1.003, जस्ट एग्जांपल ऐसे। तो पिछले केस में एक ही रेडियस कर्वेचर था, क्यों, एक ही न्यूट्रल एक्सिस था, उसको मिला के सर्कल बन रहा था। इसमें दोनों सेपरेटली बेंड कर रहे हैं, सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस, R1 R2 अलग अलग वैल्यूज हैं, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता क्योंकि कनेक्शन है। इसलिए R1 R2 दैट R1 इक्वल टू R2 ले लिया, ये assumption है, क्यों, बिकॉज ऑलमोस्ट इक्वल, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रह सकता, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस करेंगे तो कनेक्शन नहीं रहेगा। R1 इसको ऐसे लिख दिया 1/R1 इक्वल टू 1/R2। 1/R क्या होता है, M अपॉन EI, M अपॉन I इक्वल टू सिग्मा अपॉन Y इक्वल टू E/R। ये क्या हो जाएगा, M1 M अपॉन EI E1 I1 दैट इक्वल टू M2 E2 I2, ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं तो M2 का वैल्यू कितना है, M2 का वैल्यू दैट इक्वल टू M1 इतना E2 I2 डिवाइड बाई E1 I1, दिस वैल्यू। तो मोमेंट रिलेशन निकाले, मान लो पूरा वैल्यू कितना है, M है, M इक्वल टू M1 प्लस M2, तो निकाल दो, तो M इक्वल टू M1 और प्लस M2 कितना, ये वैल्यू लिखा हुआ है कितना, M1 E2 I2 डिवाइड बाई E1 I1। तो यहाँ से M1 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये E1 I1 प्लस E2 I2 डिवाइड बाई E1 I1, दिस वाला। तो यहाँ सॉल्व कर लो तो M1 कितना आ जाएगा, M1 आ जाएगा M टाइम E1 I1 डिवाइड बाई E1 I1 प्लस E2 I2। तो ये तो हो गया M1 का वैल्यू। सेम ऐसे M2 कैलकुलेट कर लो, सो M2 निकाले, सो M2 क्या हो जाएगा, दैट M टाइम E2 I2 डिवाइड बाई E1 I1 प्लस E2 I2, दिस वाला। तो वो M1 और M2 ऐसे कैलकुलेट कर दिया। अब M1 M2 आ गया, तो यहाँ से स्ट्रेस निकाल सकते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 निकालें, सिग्मा 1 क्या होता है, M1 Y1 अपॉन I1, ऐसे सिग्मा 2 कितना है, M2 Y2 अपॉन I2। तो ये दिया हुआ है स्ट्रेस का वैल्यू, तो यहाँ पर स्ट्रेस का वैल्यू आपका इस तरफ ऐसे है, तो ये सिग्मा 1 कितना, M1 Y कितना होगा, M1 Y1 अपॉन I1, और ये सिग्मा 2 ऐसे सेम M2 Y2 अपॉन I2। तो यहाँ से कैलकुलेट किया तो M2 Y2 अपॉन I2, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा है एक बार कि अगर इसी केस में हम I1 को I2 के बराबर कर दें तो क्या रेशियो रहेगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालो। देखो जरा चेक कर सकते हैं, ये M1 का वैल्यू, ये M2 का वैल्यू। तो मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि I1 को I2 के बराबर कर दिया, दैट इनर्शिया का वैल्यू, इनर्शिया नहीं, मान लो मटेरियल दैट E1 को E2 के बराबर कर दें, दैट कुछ भी पूछ सकता है। मान लो ऐसे पूछा इफ दैट E1 इक्वल टू E2, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का रेशियो कितना है वो निकालो। तो देखो जरा E1 E2 बराबर कर दो, E1 E2 मान लो E के बराबर कर दिया आपने, तो ये E1 E2 ये E1 सब E हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, I1 अपॉन I1 प्लस I2, निकालो, इसमें रख दो जरा। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 M1 क्या हो जाएगा, M1 M I1 डिवाइड बाई I1 प्लस I2, ये M1 हो गया। Y1 कितना है, ऊपर वाले मेंबर देखो जरा एक मिनट, यहाँ Y1 कितना है, ये Y1 वैल्यू है, ये Y1 है, कितना है ये D1 बाई 2। सेम ऐसे दैट Y2 D2 बाई 2, तो यहाँ रख देंगे M1 Y1 कितना है D1 बाई 2, तो D1 बाई 2 Y1 अपॉन I1 डिवाइड बाई M2 कितना I2 I1 प्लस I2 कितना D2 बाई 2 डिवाइड बाई I2। तो कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल हुआ, ये I1 से I1 I2 से I2 M से M, यहाँ से कितना वैल्यू बना, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 दैट इक्वल टू D1 बाई D2, दिस वाला। तो यहाँ से ऐसे स्ट्रेस रेशियो आ गया। तो ये पूछा है क्वेश्चन कि अगर इस केस में E1 E2 के बराबर हो जाए तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का रेशियो कितना है, कैसे निकाल, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। देख लो फिर से, तो बेंडिंग कंपोजिट सेक्शन है दैट, पिछले केस में क्या था, रिजिड कनेक्शन था। तो क्वेश्चन में जब फ्री, अब समझेंगे कैसे, क्वेश्चन की लैंग्वेज एक्सप्लेन कर देगा, फ्री कनेक्शन है कि रिजिड है, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा आपको कि रिजिड है कि फ्री है, तो हमेशा आप रिजिड से ही सॉल्व करो, अपने आप से फ्री नहीं लेना। तो रिजिड में क्या था कि दो मेंबर थे ऐसे, एल्युमिनियम कॉपर या स्टील कॉपर, कुछ भी हो सकता है, स्टील वुड कुछ भी।
तो इनको ऊपर रखा एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे ड्रिल करके बोल्ट पास कर दिया या वेल्डिंग कर दिया, तो रेड कनेक्शन हो गया फ्री में, बस इसके ऊपर रख दिया ऐसे, कोई ड्रिलिंग नहीं किया, कोई वेल्डिंग नहीं किया। तो रिजिड में क्या था कि दोनों मूवमेंट लगाते हैं, दोनों एक साथ बेंड कर रहा था, तो एक सिंगल न्यूट्रल एक्सिस था। फ्री कनेक्शन में क्या है कि दोनों सेपरेटली बेंड कर रहा है, सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस है, इसलिए फर्स्ट का न्यूट्रल एक्सिस 1, न्यूट्रल एक्सिस 2 ऐसे आया। तो ये स्ट्रेन डायग्राम दोनों के अलग अलग, स्ट्रेस डायग्राम एक साथ कंबाइन करके बना सकते हो, अलग कर सकते हो, सब सही जैसे यूज कर दो। तो सिग्मा 1 E1 स्ट्रेन 1, सिग्मा 2 E2 स्ट्रेन 2। अब कुछ मूवमेंट आपका ये कॉपर बियर करेगा, कुछ स्टील बियर करेगा, तो m इक्वल टू क्या m1 प्लस m2, पहला इक्वेशन ये ऐसे आया। दूसरा, अब यहाँ पिछले केस में क्या कि एक ही न्यूट्रल एक्सिस था, तो वही सर्कल बनाता है, तो वही r हो गया रेडियस कर्वेचर। अब यहाँ दोनों का सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस है, तो r1 r2 अलग अलग वैल्यू, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं बन सकता, क्यों? ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यूज हैं, ज्यादा डिफरेंस होगा तो कनेक्शन ही नहीं रहेगा, कनेक्शन तो है, इसलिए r1 इक्वल टू r2 ले लिया, क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू, तो 1/r रख दिया ऐसे। 1/r क्या है? अपॉन EI, तो यहाँ से m1 m2 सॉल्व कर दिया, m1 m2 मिल गया, m इक्वल टू क्या m1 प्लस m2, यहाँ से पुट कर दिया m1 प्लस m2, तो ये वैल्यू निकाल लेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2 की। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसी केस में अगर दोनों E1 इक्वल टू E2 कर दें, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का क्या रेशियो होगा बताओ, तो कैसे निकालेंगे? दैट E1 E2 को बराबर कर दिया, तो E कैंसिल हो गया, m I1 अपॉन I1 प्लस I2 हो गया, वही रख दिया। m1 y1 क्या हो गया d1 बाई 2, y1 अपॉन I1, ऐसे m2 y2 अपॉन I2 सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गया। तो ये पूछा ऑब्जेक्टिव में, तो इसका यूज ऑब्जेक्टिव में भी किया है, कन्वेंशनल में भी किया है, हर जगह दिया किया है, तो कॉन्सेप्ट वही है, दोनों फ्री कनेक्शन है, दोनों सेपरेटली बेंड कर रहे हैं, सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस, वहां से कैलकुलेट कर दिया। नोट कर लो इसको, बेंडिंग स्ट्रेस इन कंपोजिट सेक्शन फ्री कनेक्शन।
बुकलेट होगा आपके पास, जरा बुकलेट खोलो। बुकलेट में पेज नंबर 36 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 29, अ लिंक इज अंडर अ पुल। इसको पढ़ो ध्यान से जरा पहले। तो बुकलेट खोलो, बुकलेट में पेज नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 29, अ लिंक इज अंडर अ पुल। तो ये गेट का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, अच्छा क्वेश्चन है, तो यही कर रहे हैं। पढ़ो ध्यान से पहले। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। A link is under a pull which lies on one of the faces as shown. The magnitude of maximum compressive stress in the link would be। तो देखो जरा विजुलाइज करो, जैसे मान लो ये लिंक दिया एक मेंबर, अभी तक क्या था, ये इसका लॉन्ग एक्सिस जाता था, ऐसे पास करता था। तो अभी तक क्या था, आपका लोड यहाँ पे लग रहा होता था 4 किलोन्यूटन पी का। तो अगर लोड लॉन्ग एक्सिस से पास कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, हर फाइबर का डेप्थ के लॉन्ग हर फाइबर का सेम लेंथ बढ़ता था, सिंपल पी बाई स्ट्रेस था। लेकिन अब इस बार क्या है, इस बार आपका डेट ये लॉन्ग एक्सिस ऐसे पास करेगा, इससे इतना एसेंट्रिसिटी है, इतना एसेंट्रिसिटी है, यहाँ से पास कर रहा है। तो फोर्स को जैसे डिस्टेंस मिलता है उसको मूवमेंट आ जाता है। तो अब देखो जरा चेक करें, बेंडिंग है ट्विस्टिंग, विजुलाइज करो। ये क्रॉस सेक्शन, ये लॉन्ग ऐसे जा रहा है आपका, ऐसे फोर्स ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ, तो फोर्स की तरफ राइट हैंड रखो, ऐसे राइट हैंड रख दिया। डिस्टेंस कौन सा है, ई, उसकी तरफ फिंगर रोटेट कर दिया। थंब कैसा है, लॉन्ग एक्स के परपेंडिकुलर है। ये क्या होता है, बेंडिंग ट्विस्टिंग, बोलो बेंडिंग। तो ये बेंड आ रहा है, जहां भी फोर्स को डिस्टेंस मिला तुरंत मूवमेंट आ जाएगा। आप चेक कर लेंगे बेंडिंग है ट्विस्टिंग है। तो फोर्स की तरफ पी वोड ऐसे लग रहा है, इस तरफ ऐसे, फोर्स की तरफ राइट हैंड रख दिया, डिस्टेंस ये ई, उसकी तरफ फिंगर रोटेट कर दिया। थंब कैसा, लॉन्ग एक्स के परपेंडिकुलर, तो ये बेंडिंग है, बेंड होगा, तो ये ऐसे बेंड होगा, तो इस तरह से बेंड हुआ। ये पी फोर्स लग रहा था ऐसे, तो ये क्या ऊपर का लेंथ बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, लेंथ बढ़ रहा है, तो ये टेंशन फेस है, दिस वन दैट टेंशन फेस। ये लेंथ कम हो रहा है, कंप्रेशन फेस है, दिस वन दैट कंप्रेशन फेस। हॉगिंग शेप है, बीम हॉग कर रहा है ऐसे, इस तरह से आया। सो अब देखो जरा, पी लोड लगा, तो अब क्या करें, कैसे कैलकुलेट करें। तो ये फोर्स यहाँ ट्रांसफर कर दिया, जैसे बीम में करते थे ब्रैकेट अटैच किया, तो ब्रैकेट हटाया, फोर्स मूवमेंट ट्रांसफर हो गया, सेम वैसे। तो एक तो ये पी का फोर्स यहाँ ट्रांसफर हो गया ऐसे, और ये क्या होगा, ये मूवमेंट आ गया पी इंटू ई का। तो कैलकुलेट कर दें। तो अब देखो जरा कैलकुलेशन करें कैसे। तो ये क्रॉस सेक्शन है, एक तो जो सिंपल पी का ये 15 mm है, ये 50 है, ये न्यूट्रल एक्सिस बनेगा ऐसे, क्योंकि बेंडिंग आ रहा है। तो एक तो जो सिंपल पी फोर्स ट्रांसफर हुआ लॉन्ग, अगर सिंपल पी लोड लॉन्ग एक्सिस से पास कर रहा होता तो क्या होता, सबका लेंथ बढ़ जाता है ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता, सिंपल पी बाई ए का स्ट्रेस, हर जगह हर फाइबर सिग्मा पी बाई ए ऐसे आगे, क्यों, सबका लेंथ बढ़ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा 1 कितना पी बाई ए। ये पी बाई ए निकाल दो, पी कितना है, पी दिया 4 किलोमीटर, 4 इंटू 10⁻3, एरिया कितना है 15 इंटू 50 का, यहाँ सिग्मा 1 आ गया, प्लस प्लस बेंडिंग वाला पार्ट, बेंडिंग में कैसा हॉगिंग शेप है, बॉटम क्या कंप्रेशन और टॉप क्या टेंशन, टॉप पे टेंशन, तो ये सिग्मा 2, ये कितना होगा एम वाई अपॉन आई। एम कितना है, पी इंटू ई, पी इंटू ई कितना हो जाएगा, ई कितना डिस्टेंस है, देखो जरा लोड कहाँ पे लग रहा है, लोड यहाँ पे,
ये ई कितना हो जाएगा, हाफ इसका 50/2। तो यहाँ निकाले P इंटू ई, P इंटू रख दो, कितना है P फोर्स कितना है 4 किलो न्यूटन, ई कितना हो जाएगा 50/2, P इंटू ई एम वाई देखो जरा एक मिनट, लोड कैसे लग रहा है, लोड ऐसे लगा है, तो फोर्स के राइट हैंड रखा है F इंटू डी, थंब कैसा है लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर, जो थंब है वही न्यूट्रल एक्सिस, किसे कट कर रहा है 50 को 50 का क्यूब बाई 12, वहां देखा था पहले बेंडिंग में 50 का क्यूब बाई 12 एम वाई अपॉन आई क्या हो जाएगा बी डी क्यूब बाई 12, बी कितना 15, 50 का क्यूब बाई 12, बी डी एम वाई है ये, एम वाई अपॉन वाई कितना हो गया 50/2, क्यों देखो जरा फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स के राइट हैंड रखा एफ इंटू डी, थंब ही न्यूट्रल एक्सिस है, इसे कट कर रहा है 50 को 50/2, न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस कितना 50/2, 50 15 क्यूब बाई 12, ऐसे यूज किया था सिग्मा 2, तो ये दोनों ऐड कर देंगे सिग्मा। अब देखो जरा बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम कंप्रेसिव बताओ, तो ये जो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस है वो तो हर जगह टेंसाइल है, और मैक्सिमम कंप्रेसिव कैसे, मान लो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के टॉप में यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो क्लियर दिख रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव बी पे ही होगा, क्यों बिकॉज ये तो टेंसाइल ही है, जहां बेंडिंग का मैक्सिमम कंप्रेसिव एल्जेब्रिक सम करेंगे, जहां मैक्सिमम कंप्रेसिव बेंडिंग का आएगा वही सब मिला के टोटल वैल्यू हो जाएगी, तो ये बी पॉइंट ये ए पॉइंट, ये तो टेंसाइल बन रहा है, ये जहां मैक्सिमम कंप्रेसिव है, क्योंकि और किसी पॉइंट पे लोगे तो वैल्यू कम होती जाएगी, मैक्सिमम कंप्रेसिव कहाँ आएगा बी पे आएगा, तो निकाल दो ऐड कर दो, तो सिग्मा कितना सिग्मा 1 और प्लस इसका माइनस सिग्मा 2, दोनों के मैग्नीट्यूड है ही, ये निकलेंगे, यहाँ सॉल्व करो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये कंप्रेसिव वाला यहाँ से वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करो इसको, तो ये कैलकुलेट करेंगे, तो ये 16 आ रहा है, ये जब सॉल्व कर रहे हो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 5.33, सॉल्व किया इसको, तो सिग्मा 1 क्या हो गया टेंसाइल, क्या हो गया प्लस 5.33 और प्लस सिग्मा 2 कंप्रेसिव माइनस 16 दिस वैल्यू, तो ये कितना आ रहा है 10 पॉइंट समथिंग, कितना 10.67 माइनस दैट इज 10.67, मतलब ये कंप्रेसिव मैक्सिमम इतनी वैल्यू है, इस लिंक पे ऐसे निकाल दिया। अब देखो जरा, कई बार इंटरव्यू पूछता है कि इसको ऐड क्यों कर दिया, देखो जरा कैसे ऐड क्यों हो रहा है, सोचो जरा ध्यान से, ये जो पी लोड ट्रांसफर किया उससे क्या हुआ, मान लो ये लिंक का लेंथ होता है कुछ 2 मीटर, तो पी लोड से क्या हुआ हर फाइबर का लेंथ बढ़ा, विजुलाइज करो, और बेंडिंग में क्या, बेंडिंग में हॉगिंग शेप बना, उसमें भी लेंथ चेंज, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है नॉर्मल स्ट्रेन होना चाहिए, बेंडिंग में क्या हुआ आधे का हॉगिंग बन रहा है यहाँ इस केस में, तो न्यूट्रल इसके ऊपर का लेंथ बढ़ा, इसके नीचे कम हुआ, और विजुलाइज करो आंसर तो निकाल ठीक है, सोचो तो ध्यान से, जो P इंटू ई से क्या हुआ ऊपर के फाइबर्स के लेंथ बढ़े, नीचे और न्यूट्रल के नीचे वाले कम हुए, इसलिए अब कैसे निकालोगे, मान लो जो P लोड लगा था उससे 2 mm बढ़ जाता सबका, तो क्या होता हर फाइबर का लेंथ 2 mm बढ़ता, और बेंडिंग वाले से आधा टेंशन वाला कंप्रेशन, तो ऊपर वाले फाइबर की लेंथ बढ़ती, मान लो 1 mm बढ़ती सबसे टॉप फाइबर की, उसके नीचे तो कुछ कम बढ़ती और न्यूट्रल के नीचे कम होने लग जाती, तो सबको एडिट करते, पहले वाले केस का 2 mm और बेंडिंग वाले का मान लो 1 mm, तो ऊपर न्यूट्रस के ऊपर वाला ऐड होता 2 + 1 और नीचे वाला क्या होता कम होता 2 - 1, तो वही किया अलजेब्रिक सम है, ऐसे यूज किया, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको इसमें ऐसे कैलकुलेशन बढ़ाते जाते हैं तो कन्वेंशन में क्वेश्चन बनते जाते हैं कंबाइंड लोडिंग के, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है गेट के एग्जाम के लिए, ऐसे कैलकुलेट कर दिया, तो ये ऐड क्यों किया है, ये सब चीजें छोटा छोटा पॉइंट पूछता रहता है, तो ध्यान रखना है हमको, देख लो फिर से एक बार, ये पी लोड अगर आपका ये पी लोड यहाँ ना लगता, पी लोड लॉन्ग एक्सिस पास कर रहा होता, सिंपल P/A का स्ट्रेस होता और PL/E का डिफ्लेक्शन, लेकिन इस बार पी लोड यहाँ नहीं यहाँ पे लग रहा है ऊपर, तो फोर्स को एसेंट्रिसिटी मिला, डिस्टेंस मिला, मोमेंट आएगा, बेंडिंग है ट्विस्टिंग चेक कर लेंगे, क्यों देखो जाए क्रॉस सेक्शन ये लॉन्ग एक्सिस ऐसे जा रहा है, पी फोर्स यहाँ पे पी की तरफ क्या किया राइट हैंड रख दिया और डिस्टेंस की तरफ फिंगर रोटेट कर दिया, थंब कैसा लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर बेंडिंग है, बेंड हुआ ऐसे, तो ऐसे बेंड हो रहा है लिंक, हॉगिंग शेप है, टॉप में लेंथ बढ़ रहा है टेंशन फेज, नीचे लेंथ कम हो रहा है कंप्रेशन फेज, तो एक पी फोर्स ट्रांसफर हुआ और एक पी इंटू ई का मूवमेंट आया, तो पी फोर्स ट्रांसफर हो तो हर जगह पी, हर जगह स्ट्रेस सेम, क्यों इस पी से हर जगह सब सेम, हर फाइबर का सेम लेंथ बढ़ेगा, और टेंशन बेंडिंग वाला My/I, M क्या हो गया P इंटू ई, Y क्या है D/2, I क्या है BD³/12, यहाँ सिग्मा 2 निकाला, दोनों को ऐड कर दिया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये टेंशन वाला प्लस 5.33, ये माइनस 16, कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, क्यों ये तो टेंशन ही हर जगह,
अब ये बोर्ड पे ऐसे बना है, ये होगा क्या, ये पूरा क्रॉस सेक्शन के बाहर की तरफ ऐसे 3 डायमेंशनल बॉडी विजुलाइज करो, और ये वाला आधा टेंशन आधा कंप्रेशन, तो जहां मैक्सिमम कंप्रेसिव आएगा बेंडिंग वाला वही हो जाएगा, दोनों का अलजेब्रिक सम कर दिया, माइनस कितना 5 पॉइंट माइनस 16 प्लस 5.3, ये डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और ये बेंडिंग वाला इतना वैल्यू आ गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है दैट 2 मार्क्स का, ऐसे कैलकुलेट कर दिया, नोट कर लो इसको। तो ये सब बेंडिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। बाकी बेंडिंग में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो कन्वेंशनल बैच में करेंगे, बिकॉज अभी पहले हमारा बेसिक बैच है, पहले हमारा गेट का एग्जाम है, ईएस का ऑब्जेक्टिव है। तो अभी बेंडिंग हमने सारे क्वेश्चन लगा लिए, इसके बाद डायरेक्ट शेयर से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह टॉपिक आएंगे। तो अभी जितना पढ़ा पहले उसकी बात कर रहे हैं। तो अब आपका क्या काम है, बेंडिंग के जितना हमने पढ़ा है इसको पूरा रिवाइज किया अच्छे से, जहाँ डाउट हुआ वो हमसे कम्युनिकेट किया, उसके सबसे पहले ईएस के ऑब्जेक्टिव, देन गेट का ऑब्जेक्टिव, और देन उसके बाद बुकलेट के सारे सोल्यूशन आपको दिए हुए हैं, लेकिन तब भी हम बुकलेट का एक एक क्वेश्चन, सब जितने अच्छे क्वेश्चन हैं सब एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। ये पहले आपने अटेम्प्ट करो, उसके सोल्यूशन आपको दिए हुए हैं, वहां थोड़ा बहुत डाउट लगा वहां चेक कर लिए, इतना काम होना चाहिए। पहले ईएस के काफी क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस को करने हैं, आपके साथ वाले स्टूडेंट करते हैं, डाउट पूछते भी रहते हैं, आप भी पूछते होगे, लेकिन वो आपसे आगे निकल जाएगा, इसलिए मेहनत करना है। तो पहले इसको रिवाइज कर लिया पूरा, पहले ईएस का ऑब्जेक्टिव, फिर गेट का ऑब्जेक्टिव, देन उसके बाद बुकलेट में कोई डाउट हुआ वहां चेक कर लिया, बाकी आपको जो डाउट लगा कम्युनिकेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। थैंक यू। तो बीम में हमने क्या है कि बीम पे ट्रांसवर्स लोडिंग से दो तरह का स्ट्रेस आता है, बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। तो अभी हमने क्या देखा, बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर दिया, मतलब बीम पे ट्रांसवर्स लोडिंग से जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो निकाल लिया। अब वही बीम पर ट्रांसवर्स लोडिंग से जो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो कैलकुलेट कर। दो तरह का शेयर स्ट्रेस होता है, एक डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और एक टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। शाफ्ट के ऊपर जब आप टॉर्क लगाते हो तो उससे जो शाफ्ट के किसी क्रॉस सेक्शन किसी पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वो टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस, क्रॉस सेक्शन रोटेट कर रहा है। ये डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस है, मतलब बीम पर डायरेक्ट शेयर क्यों बोल रहा है, बिकॉज बीम पे डायरेक्ट लोडिंग से आ रहा है। तो ये डायरेक्ट लोडिंग लगा है बीम पर, उससे बीम के किसी पॉइंट पर दैट जो शेयर स्ट्रेस आ रहा है डायरेक्ट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। जो शाफ्ट पे टॉर्क से आ रहा है दैट इज अ टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। अब इसको फील कैसे करें, मतलब कैसे एक्सप्लेन दैट देखें। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, मान लो फॉर एग्जांपल गांव अगर हम जाते हैं कभी, तो गांव में हम देखा जाए मान लो दो वुडन ब्लॉक दिए हैं ऐसे, मान लो लार्ज डायमेंशन का दिया, तो जैसे मान लो दो वुडन ब्लॉक आपके ऐसे इस तरह से हैं, इस तरह से दिए हुए हैं, आप दोनों को ऐसे रख दो, और आपने कहीं विजुलाइज किया होगा, आप इसके ऊपर जब बैठो तो क्या होता है, जब आप इस पर बैठते हो तो क्या होता है, एक कोई वुडन ब्लॉक लो, क्या करो आप वुडन ब्लॉक को दोनों तरफ पत्थर रख दो और वुडन ब्लॉक को उसके ऊपर रख दो, और उसके ऊपर आप बैठो तो क्या होता है, वो बेंड होता है ऐसे, तो वो बेंडिंग है। और साथ साथ कभी आपने विजुलाइज किया, दो तीन वुडन ब्लॉक आप ले लो ऐसे रखो ऐसे, और उसके ऊपर बैठो, तो आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि वो वुडन ब्लॉक आपस में स्लिप करता है। कभी ध्यान दो, दो तीन वुडन करके देखना, कभी आप दो तीन वुडन ब्लॉक रख दो ऐसे, दो रख दो ऐसे जो बेंड हो सके आराम से इजीली, आप उसके बाद बैठो, तो आपको दिखाई देगा कि दोनों आपस में आपका दैट ऐसे मूव करता है, स्लिप करता है बीच में। तो ये जो स्लिपिंग है वो शेयर फोर्स की वजह से, उससे डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस है, तो आप उसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बीम पर ट्रांसवर्स लोडिंग से दो तरह का स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। तो बेंडिंग तो चेक कर दिया, अब डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस कैसे आ रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो वही देख रहे हैं, तो पहले हेडिंग दे दो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस इन बीम। So that direct shear stress in beam। तो कल तक हमने बेंडिंग स्ट्रेस चेक कर लिया था, अब वो डायरेक्ट शेयर कैसे आ रहा है वो कैलकुलेट कर रहा है। तो वहां एसएफटी बीएमडी में हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू dm/dx, उसका यूज करेंगे, उससे कैलकुलेट कर। V क्या था, शेयर फोर्स, डीएम क्या है, मूवमेंट का डिफरेंस,
m2 माइनस m1 उस dx के अंदर। तो यही चेक कर रहे हैं कैसे डैश कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं पहले से। फॉर एग्जांपल मान लो एक बीम दिया है ऐसे, कोई बीम ले लो, यहाँ पी लोड लगा दिया ऐसे, तो पी लोड लग रहा है मिड पे, तो ये l/2 लेंथ है, ये l/2, ये l/2 मिड पे लगा है। तो ये क्रॉस सेक्शन, इसका विड्थ ले लिया b या t दिया हुआ है, और डेप्थ जो है d है, ऐसे ले लिया। तो बीम फ्रंट व्यू लेंथ, फ्रंट से आपको लेंथ दिखाई देगा, लेंथ हो गया इधर आपका दैट, ये विड्थ हो गया b या t, और डेप्थ हो गया d। तो अब इसका बीम था, लोडिंग लगाया, तो BMD ऐसे बनेगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो PL/4। तो मान लो सेक्शन कट कर लिया, यहाँ पे सेक्शन कट किया, तो मान लो एक सेक्शन यहाँ पे ऐसे कट कर दिया, एक सेक्शन यहाँ पे ऐसे कट कर दिया, तो ये x1 और ये x2 कहीं कट कर दिया। यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो आपका x है, और ये dx लेंथ ले लिया, तो x पे dx का स्ट्रिप कट कर दिया, ऐसे लेंथ कट कर दी। सो अब देखो जरा, बीम पे BMD बना है, BMD कैसा है, पॉजिटिव है, तो बीम कैसा, ये सैग करेगा ऐसे, इस तरह सैग कर रहा है, तो क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन, ऊपर कंप्रेशन। तो यहाँ बना है, तो ये न्यूट्रल सरफेस की लाइन है, ऐसे जा रहा है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, इस तरह से गया है। सो अब देखो जरा, नीचे टेंशन वैल्यू आ रहा है, टेंसाइल आ गया, नीचे टेंशन, टेंसाइल स्ट्रेस, सैगिंग है, बॉटम टेंशन, टॉप कंप्रेशन, ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्रेशन। ऐसे सेम ऐसे इधर, यहाँ पे दैट टेंशन, नीचे टेंशन, क्रॉस सेक्शन के बाहर की तरफ टेंशन, यहाँ ऊपर की तरफ दैट कंप्रेशन, क्रॉस सेक्शन के अंदर की तरफ, ऐसे इस तरह से बन रहा है। सब देखो जरा, ये बीम में हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ले लिया, यहाँ मान लो हमने कैसे पॉइंट लिया, स्ट्रेस तो एक पॉइंट पे आता है, तो पॉइंट का स्टडी कर रहे हैं ऐसे। यहाँ मान लो हमने कैसे पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ से y डिस्टेंस पे लिया पॉइंट, तो ये y डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया। अब ये पूरा डेप्थ d है, तो ये कितना हो जाएगा, d/2, तो यहाँ से कितना बचेगा डिस्टेंस, तो ये कितना बच जाएगा, d/2 माइनस y, दिस वाला। सो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मतलब विजुलाइज करो फिगर में कैसे, ये बीम दिया हुआ है, ऐसे विजुलाइज करो, यही बीम है आपका, ऐसे L मीटर का है, 2 मीटर का। तो यहाँ पे क्या किया आपने, ये यहाँ से x पे ये x1 कट किया, ये x2 कट किया, तो ये dx कट किया, तो मान लो ये x1 है, जैसे ये x2। अब देखो जब विजुलाइज करो, ये न्यूट्रल सरफेस की लाइन है, ऐसे जा रहा है। प्रूव दैट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंटरव्यू में पूछ सकता है आपका, और यूज होता है हर जगह, ये सोम में भी आएगा, RCC में भी आएगा, हर जगह आएगा, तो इसलिए वहाँ दो सब्जेक्ट में जुड़ेगा, तो कल को पूछ सकता है कैसे है, इसलिए इसको देख रहे हैं पहले। तो विजुलाइज करो, क्वेश्चन तो लगा ही लेंगे, अभी कोई फॉर्मूला बन जाए क्वेश्चन लगा लेंगे, लेकिन पहले देख रहे हैं कैसे आ रहा है। तो देखो जरा, ये न्यूट्रल सरफेस की लाइन है, यहाँ से y डिस्टेंस भी मान लो यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये मान लो K पॉइंट ले लिया ऐसे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर इस तरफ से कितना फोर्स आ रहा है और इस तरफ से कितना फोर्स आ रहा है, उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। विजुलाइज करो जरा दिमाग में, ये न्यूट्रल सरफेस का लाइन है, इससे y डिस्टेंस पे यहाँ पे ये K पॉइंट है, इधर ये x1 सेक्शन, इधर x2 सेक्शन, तो इसके ऊपर इस तरफ से कितना फोर्स आ रहा है, इधर से कितना फोर्स आ रहा है, वो कैलकुलेट कर रहा है। देखो जरा, यहाँ मान लो मोमेंट आपका m है, यहाँ सेक्शन कट किया x1, तो यहाँ मोमेंट थोड़ा बढ़ गया, m प्लस dm हो गया, क्यों, dx स्ट्रिप लिया है, तो ये m कितना मोमेंट होगा, देखो जरा, m हो जाएगा, ये p/2 है, तो p/2 इंटू x, और m प्लस dm कितना हो जाएगा, p/2 x प्लस dx, दिस वाला, ये मोमेंट आ जाएगा, यहाँ m मोमेंट हो गया, यहाँ m प्लस dm, तो ये dx मोमेंट चेंज हो रहा है इस तरह से। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे k, इसके इधर कितना फोर्स है, इधर कितना फोर्स है, वो चेक कर रहा है, तो वो निकाल सकते हैं। देखो जरा, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस तो लग ही रहा है, यहाँ पर ये लग रहा है स्ट्रेस, एरिया, इसके ऊपर का एरिया कितना होगा, ये विजुलाइज, ये कितना है, d/2 माइनस y, और विड्थ क्या होगा, विड्थ अंदर की तरफ जेड डायरेक्शन में, विजुलाइज करो, ये लेंथ है x में, ये डेप्थ है विड्थ, ये y एक्सिस में, और ये विड्थ है आपका जेड डायरेक्शन। तो इसके अंदर ये फोर्स कौन सा लग रहा है, ये इस पे ये फोर्स कौन सा होगा, ये कितना डिस्टेंस है, ये अगर आपने न्यूट्रल सरफेस लिया, यहाँ से y डिस्टेंस पे ये K पॉइंट है, इसके ऊपर कितना बचेगा, d/2 माइनस y, तो कितना हो जाएगा, देखो जरा, ये डेप्थ हो गया d/2 माइनस y, और अंदर जेड डायरेक्शन में विड्थ हो जाएगा, तो एरिया क्या होगा, b इंटू डी, विजुलाइज करो, ये विड्थ b इंटू d/2 माइनस y, ये स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स होता है, तो b इंटू d/2 माइनस y। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो डेप्थ है d/2 माइनस y, इसमें ये स्ट्रेस वेरी कर रहा है, जैसे PL/A में था, लेंथ के लॉन्ग कोई भी टर्म वेरी किया, स्ट्रिप ले लिया, सेम वैसे ही।
तो यहाँ पे अगर ये डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट निकाल लेते फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया से, स्ट्रेस ले लेते जो होती कांस्टेंट, और एरिया क्या हो जाता d/2 - y इंटू बी या टी जो भी बोल दो आप। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इस डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस वेरी कर रहा है, तो इसलिए हमको स्ट्रिप लेना पड़ेगा। तो ये स्ट्रिप क्यों लेते समझ में आना चाहिए, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी तो आगे मैथमेटिक्स है। क्यों स्ट्रिप ले रहे हैं, बिकॉज ये डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस वेरी कर रहा है, PL/A में यही किया था, वही सेम यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ स्ट्रिप लेंगे तो देखो जरा वही ले रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन था, तो यहाँ से y डिस्टेंस पे dy का स्ट्रिप ले लिया, ऐसे यहाँ पे दिखाया है, ऐसे y पे dy का स्ट्रिप ले लिया। तो ये स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, dA, दैट b इंटू डी वाई या t इंटू डी वाई, एक ही बात है, t इंटू डी वाई। ऐसे पहले स्ट्रिप में फोर्स निकाल लेंगे, फिर इंडिकेट कर देंगे। तो देखो जरा फोर्स निकाल लें स्ट्रिप में, dF फोर्स स्ट्रेस इंटू एरिया, तो dF फोर्स स्ट्रिप में, ये भी हम चेक कर रहे हैं x1 की तरफ। dF फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो y डिस्टेंस में मान लो स्ट्रेस आपकी सिग्मा है, तो सिग्मा और एरिया dA, तो ये एरिया लिखा हुआ है t इंटू डी वाई। अब देखो जरा, तो ये स्ट्रिप का फोर्स हो गया। अब देखो जरा, ये पूरा एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इतना, वहां पे जब चेक करेंगे तो ऐसा यहाँ पे कितना लेंथ है, d/2 - y डेप्थ है, तो dy का स्ट्रिप लिया था, तो d/2 - y में ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप आएगा, तो सब स्ट्रिप को ऐड कर दो। हम कर क्या रहे हैं, हम इस पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स है यहाँ से निकाल लें, तो वहां यहाँ कितना फोर्स आएगा, इधर कितना फोर्स निकाल, तो ये ऐसे मेंबर दिखेगा। तो ये न्यूट्रल सरफेस, ये के पॉइंट, ये कितना d/2 - y, तो एक स्ट्रिप तो लिया आपने। अब लेकिन इस पूरे डेप्थ में ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रिप होगा, तो सब स्ट्रिप को ऐड कर दो, समेशन इंटीग्रेशन, तो इंडिकेट कर दे रहे, तो सिग्मा इंटू डी इंडिकेट करें। देखो कहां से कहां इंडिकेट होगा, इसके ऊपर निकालना है फोर्स कितना है, तो y से लेके d/2 पे इंडिकेट होगा, y से d/2 ऐसे इंडिकेट कर दें। अब सिग्मा क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस m/i सिग्मा/y e/r, सिग्मा क्या हो गया, my/i, तो यहाँ क्या हो जाएगा, my/i इंटू दैट सिग्मा का वैल्यू इंटू dA, तो ये कितना y से d/2, तो ये पूरा फोर्स हो जाएगा Fx1 इधर से, जो इधर से फोर्स आया, तो ये जो इधर से फोर्स आएगा ये हो जाएगा Fx1। सेम देखो इस साइड से फोर्स निकाल ले, फोर्स ऐसे निकलेगा सिग्मा dA से, बस वहां मूवमेंट की वैल्यू m की जगह क्या हो जाएगा, m प्लस dm, तो x2 में ऐसे कैलकुलेट कर दें, Fx2, तो ये क्या हो जाएगा, सेम वही y से d/2 इंटीग्रेशन, मूवमेंट उधर कितना है, m प्लस dm, so m प्लस dm दैट y/i इंटू d दिस वैल्यू, ये Fx2 हो गया। अब देखो जरा फॉर एग्जांपल मान लो ये फोर्स आपका 10 किलोन्यूटन आ गया, जस्ट समझने के लिए, ऐसे 10 किलोन्यूटन आ गया, तो ये कुछ ज्यादा वैल्यू है, तो ये मान लो आपका 12 किलोन्यूटन मिल गया, ऐसे जस्ट समझने के लिए, ज्यादा तो है ही, m प्लस dm हो रहा है, वैल्यू ज्यादा हो गया। अब देखो जरा ये जो बीम है, ये बीम आपका पूरा बैलेंस है, पूरा P लोड लगा था, यहाँ P/2 सपोर्ट है, पूरा बैलेंस है, यानी कोई भी हम स्ट्रिप कट करेंगे सब बैलेंस होगा। क्यों, एक पार्ट बैलेंस है तो पूरा पार्ट बैलेंस रहेगा, तो ये आपका पूरा पार्ट बैलेंस रहेगा। तो ये देखो इतना पार्ट अलग कर रहे हैं, ये जो K पॉइंट था, ये K पॉइंट के ऊपर का, ये जो K पॉइंट है इसके ऊपर का इतना पार्ट हम अलग कर दे रहे हैं, वहां चेक करेंगे तो देखो देख रहे हैं इसको इतना अलग कर दिया, विजुलाइज करो, इतना पार्ट अलग कर दे रहे हैं, ये ऐसे लिया, ये सेक्शन आपका x1 हो गया, ये आपका x2, ये न्यूट्रल सरफेस की लाइन है, विजुलाइज करो, ये न्यूट्रल सरफेस की लाइन है ऐसे, और ये यहाँ से y डिस्टेंस पे पॉइंट है K, ये K पॉइंट था, तो इधर फोर्स कितना आया, ये Fx1 कितना था, ये 10 किलोमीटर, ये जो लिखा है Fx1, ये y पे डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा, और ये यहाँ से फोर्स कितना आया, ये 15 किलोमीटर, ये 15 ऐसे बना। देखो विजुलाइज करो, ये आपका न्यूट्रल सरफेस की लाइन, यहाँ पे इधर से ये K पॉइंट है, इसके ये फोर्स इधर 10 है और ये 15 आ रहा है, तो ये तो बैलेंस ही नहीं है। पूरा बीम जब बैलेंस है तो इसका मतलब हर डीएक्स मेंबर बैलेंस हो, लेकिन ये तो बैलेंस दिख ही कहाँ रहा है, देखो जरा, ये न्यूट्रल सरफेस की लाइन है, ये K पॉइंट, इधर फोर्स 10 है, इधर 15 है, तो बैलेंस ही नहीं है। इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5 किलोन्यूटन का ये शेयर फोर्स डेवलप होगा जिसको बैलेंस करेगा। क्यों, और कोई ऑप्शन नहीं है। कई बार दिमाग इंटरव्यू पूछ लेता है कि 5 को इधर लगा दो, इधर क्यों ले रहे हो, इधर आप नहीं लगा सकते। क्यों, यहाँ मूवमेंट फिक्स हो चुका है m आपका x1 पे, तो सिग्मा डी जो लिखा है आपका ये फिक्स हो चुका है, तो ये 10 फिक्स हो चुका है, इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ का 10 फिक्स हो गया है, ऐसे इधर मूवमेंट m प्लस dm है, तो यहाँ का 15 फिक्स हो चुका है, चेंज नहीं कर सकते आप। तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए 5 का ये शेयर फोर्स डेवलप होगा, और क्या है, सेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है, तो शेयर फोर्स। तो हुआ क्या, ये जो बेंडिंग से अनबैलेंस फोर्सेस आए, इनको बैलेंस करने के लिए ये शेयर फोर्स डेवलप हुआ।
तो ये अगर 10 होता, यहाँ भी 10 ही आ जाता तो कोई फोर्स ना बनता, लेकिन ये 10 है, यहाँ 15 हो गया। क्यों? ये m प्लस डी एम दिख रहा है, सॉरी 12 हो गया, तो ये 12 दिख रहा है, तो ये 10 है, ये 12 हुआ, तो ये बैलेंस नहीं, इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये 2 किलोन्यूटन का शेयर फोर्स आएगा, इसलिए यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये 2 किलोन्यूटन का शेयर फोर्स आया, Fs दैट 2 किलोन्यूटन, इस तरह से, तो ये बैलेंस होगा। आप कहोगे इधर लगा दो 10 के साथ 2, नहीं लगा सकते क्योंकि 10 तो फिक्स हो गया, क्योंकि मोमेंट फिक्स हो गया m, यहाँ m प्लस डी एम, ये 12 फिक्स हो गया, इसलिए ये 10 ये 12, तो बैलेंस करने के लिए ये 2 किलोन्यूटन का शेयर फोर्स आएगा जिसको बैलेंस करेगा। मतलब क्या, विजुलाइज करो, यहाँ पर आपका ये 10 था, इधर से फोर्स, इस के पॉइंट के ऊपर यहाँ फोर्स, ये 10 किलोन्यूटन लगा पूरा, ये आपका 12 लगा, तो बैलेंस नहीं था, इसलिए बैलेंस करने का के पर ये आपका 10 लगा, इधर ये 12 लगा, तो बैलेंस करने के लिए ये 2 किलोन्यूटन का शेयर फोर्स आया। मतलब क्या है, आपने कोई भी के पॉइंट लिया, उसके ऊपर इधर फोर्स बैलेंस नहीं थे, तो इसको बैलेंस करने, बेंडिंग से जो फोर्सेस आए वो अनबैलेंस थे, उनको बैलेंस करने के लिए ये शेयर फोर्स डेवलप हुआ। तो वही जो चेक कर ले रहे हैं, ये बनाया यूज किया था, ये क्या है, विड्थ है बी या टी, और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ आपका dx लिया था, तो ये लेंथ कितना है, यहाँ तक dx है, तो बैलेंस कर दो। 10 क्या है, ये लिखा हुआ है Fx1 x1, वही लिख दे रहे हैं, तो Fx1 x1 प्लस ये शेयर फोर्स जितना है, और इक्वल टू कितना, Fx2 x2, वही लिखा है 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, इस तरह से लिख दिया। F शेयर फोर्स क्या होगा, शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया, शेयर स्ट्रेस क्या हो गया, टाउ, शेयर स्ट्रेस लिख दिया, एरिया कितना है, ये T इंटू डी एक्स, ये वाला प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये 10 लगा, ये 12, और ये वाला प्लेन कितना है, ये थिकनेस कितना हो गया B और T, और ये dx लेंथ लिया, यही वाला एरिया जो ये वाला एरिया जो कितना है, T इंटू डी एक्स, तो F टाउ इंटू T इंटू डी एक्स, Fx2 माइनस Fx1 x1, देखो जरा Fx2 ये है m प्लस डी एम, इसमें से इसको माइनस कर दो, m प्लस डी एम वाला इसको माइनस कर दे रहे हैं, तो लिखो जरा, तो जब माइनस करोगे देखो कितना बचेगा, y से d/2 dm अपॉन आई इंटू वाई डी, दिस वैल्यू इतना आएगा ऐसे। फिर देखो जरा यहाँ सॉल्व कर ले रहे इसको, टाउ इधर ले गए, y से d/2, तो dm अपॉन dx और 1 अपॉन आई टी वाई डी, ऐसे लिखा, ये टाउ शेयर स्ट्रेस, तो टाउ। अब देखो जरा इंटीग्रल वाई डी है, बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ा था हमने, इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी क्या होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, और इंटीग्रल वाई डी क्या होता है, वाई डी क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, वहां यूज किया था जब बेंडिंग स्ट्रेस निकाला था शेडेड एरिया में, वाई सी इंटू जब वहां यूज किया था, इंटीग्रल वाई डी वही वाला पार्ट है, तो ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, तो इसको लिख सकते हैं डीएम बाई डी एक्स क्या हो गया, वी इक्वल टू क्या होता है, शेयर फोर्स डीएम बाई डी एक्स, तो वी क्यू बाई आई टी, दिस वैल्यू, तो ये क्यू लिख दिया, क्यू दैट इज इक्वल टू वाई डी, इंटीग्रल वाई डी, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया दैट वाई से d/2, दिस वैल्यू, so this one q that called the first moment of area, vq by it। बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं तो सिग्मा m y अपॉन आई मतलब वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया यूज हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया सेकंड दोनों का यूज हो रहा है, टाउ का वैल्यू, तो जो पॉइंट है उस पर शेयर स्ट्रेस हम इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कर लेंगे। आगे हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन हमें कैसे निकला है हमको मालूम होना चाहिए, किस तरह से आ रहा है। देखना जरा एक मिनट, इधर देखना, मतलब क्या हो रहा है, ये बीम में आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, केप लिया था, इसके इधर फोर्स 10 आया था, इधर 12 आया, तो 2 किलोन्यूटन का ये शेयर फोर्स डेवलप हुआ था। तो जरूरी नहीं कि इस पॉइंट के ऊपर का एरिया लेना, आप इसके नीचे का एरिया लेके निकाल सकते हो, मतलब किसी भी पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 10 था, ये 12 था, इसलिए 2 का फोर्स आ गया, उससे स्ट्रेस निकाल दिया। तो आप कोई पॉइंट लो, उसके चाहे ऊपर का एरिया ले लो चाहे नीचे का एरिया ले लो, एक ही बात है। तो अगर आप नीचे का एरिया लो, के नीचे का एरिया लोगे तो उसमें क्या होगा, ये टेंशन है, ये कंप्रेशन, तो प्लस माइनस करना पड़ेगा इसका, अगर आप नीचे का एरिया लेते हो, लेकिन ले सकते हो नीचे का भी एरिया, तब भी वही आंसर आ जाएगा, लेकिन तब ये टेंशन कंप्रेशन प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसलिए अगर पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है तो आप ऊपर का एरिया रखो, और पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है तो आप नीचे का एरिया रखो, लेकिन ले सकते हो कोई पॉइंट आपने लिया, उसके ऊपर का पूरा एरिया या उसके नीचे के एरिया से बेंडिंग से जो फोर्सेस आए वन बैलेंस है, उसकी वजह से शेयर फोर्स डेवलप हुआ, उससे स्ट्रेस कैलकुलेट किया। सेम देखना जरा, ये पॉइंट मान लो यहाँ पे आप ले लो, ये आपने मान लो आर पॉइंट ले लिया ऐसे। अब देखो जरा एक मिनट, इस आर पॉइंट के ऊपर कौन सा एरिया है ही नहीं एरिया, आर पे क्या होगा, देखो जरा आर पे, जब यहाँ पे जब के पॉइंट लिया था आपने तो इसके लिए लिमिट क्या रखा था, y से d/2, क्यों, इसके ऊपर का एरिया। अब आर पे क्या होगा, आर पे ये लिमिट क्या हो जाएगा, d/2 से d/2 जीरो हो जाएगा, क्यों, आर के ऊपर कोई एरिया ही नहीं है,
तो जब एरिया है ही नहीं तो ना यहाँ से 10 आएगा आर के लिए, ना ये 12 आएगा, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो अनबैलेंस फोर्सेस है ही नहीं कोई बेंडिंग के, तो इसलिए कोई शेयर फोर्स नहीं आएगा, इसलिए कोई शेयर फोर्स नहीं तो आगे कोई स्ट्रेस नहीं, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू 0। इसीलिए जब इसमें हम डायग्राम बनाते हैं तो ये जैसे क्रॉस सेक्शन दिया है तो क्रॉस सेक्शन के डायग्राम बनाते हैं, क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग ये आपका पैराबोला डायग्राम कुछ आपका ऐसे आता है, तो ये पॉइंट है के आपका, ये आर पॉइंट है, यहाँ पे कहीं के पॉइंट लिया था, तो ये आर पॉइंट है, इस पे दैट वैल्यू 0 है, टॉप पॉइंट वैल्यू 0 है। अभी पैराबोलिक क्यों बनता है उसको भी आगे देखेंगे हम, दैट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू का, कई बार पूछा है कि डायरेक्ट स्टेशन में पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आता है, तो वो भी सीखेंगे आगे, देखेंगे कैसे आएगा। लेकिन आर पे अगर मान लो पूछ लिया उसने आर पे 0 कैसे, तो बता देंगे आर पॉइंट के ऊपर एरिया ही नहीं कोई, तो ये जो 10 और 12 आ रहा था फोर्स के लिए वो तो आएगा ही नहीं, यहाँ भी फोर्स 0 हो गया, ये भी 0, तो ये शेयर फोर्स जो आया वो भी 0 हो गया, तो 0 बन गया तो वैल्यू 0 हो गई। क्यों, टाउ का फॉर्मूला क्या बना, VQ/IT, तो V 0 हो जाएगा, बचेगा नहीं कुछ, दैट टाउ इक्वल टू VQ/IT, तो वहाँ Q का वैल्यू उसके ऊपर का एरिया 0, वो वैल्यू 0 हो जाएगी, V तो 0 नहीं, वो हम आगे देखेंगे अभी। तो देखो मतलब क्या है, ये बिल्कुल बेसिक है, यहाँ से बना, आगे फॉर्मूले में तो यूज कर लेंगे। तो क्या हुआ, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स ही नहीं मिला ना, यहाँ से 10, ये जो 10 आ था वो भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो वैल्यू 0 बन गया। अब इस पॉइंट के आप चाहे नीचे का एरिया लो तब भी क्या होगा, देखो ये टेंशन कंप्रेशन दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तब भी वैल्यू 0 है। सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पॉइंट ले लो ये N, तो इस पॉइंट पे इसके नीचे कोई एरिया नहीं, वैल्यू 0, इसके ऊपर लोगे तो फिर वही टेंशन कंप्रेशन, वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए ये यहाँ पे N पॉइंट, ये यहाँ वैल्यू 0 आ रहा है, ऐसे रखा दैट वैल्यू 0। मतलब क्या है कि बीम जिस क्या है कि बीम में आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, उसके ऊपर का एरिया या उसके नीचे का एरिया, उससे जो बेंडिंग के फोर्सेस आए वो अगर अनबैलेंस हैं तो उसकी बेस से आपका हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स डेवलप हुआ, वो आगे जाकर रिस्पॉन्सिबल है, उससे हमने ये डायरेक्ट शेयर्स कैलकुलेट किया। सेम देखो जरा, अगर आप इस केस में रेक्टेंगुलर सेक्शन है, यहाँ पॉइंट ले लो, मान लो ये T पॉइंट ले लिया, तो जब देखो जो K पॉइंट था तो ये फोर्स आपका 10 था, लेकिन T के लिए फोर्स बढ़ जाएगा, क्यों, K के लिए लिमिट क्या रखा आपने, Y से D/2, T के लिए लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से D/2, तो यही लिमिट आपका 0 से D/2 हो जाएगा। लिमिट जब बढ़ जाएगा तो यही फोर्स 10 की जगह 14 हो जाएगा, जस्ट एग्जांपल, और यही फोर्स आपका 12 की जगह 20 हो जाएगा। विजुलाइज करो ये क्यों, अब जब T पॉइंट लोगे आप, यहाँ पे पॉइंट लोगे ऐसे, तो T के लिए आपका क्या है, इसकी लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से D/2, तो जो फोर्स 10 आ रहा था वो यहाँ पे 14 हो जाएगा, जस्ट एग्जांपल, यहाँ 20 हो जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 6 किलोन्यूटन आ जाएगा। तो K के लिए जो पॉइंट है, K के लिए फोर्स हॉरिजॉन्टल कितना 2 आ रहा था, अभी ये 6 हो जाएगा, तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है कि कोई पॉइंट आप ले रहे हो तो ये कितना डेप्थ वगैरह वो सब पे डिपेंड कर रहा है। जिस क्या है कि बीम पे कोई भी पॉइंट आप ले रहे हो, उसके ऊपर का एरिया है, उसके नीचे के एरिया से जो बेंडिंग से अनबैलेंस फोर्सेस आए, उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स डेवलप हुआ, उससे आगे जाके ये शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट किया, ऐसे निकाला। तो ये फॉर्मूला बन गया, यहां से हम टाउ निकल गया, तो अब इसका यूज करके डायरेक्ट शेयर कैलकुलेट कर देंगे। देख लो फिर से एक बार, ये बीम दिया था, इसका BMD, सैगिंग मूवमेंट बन रहा है, बॉटम टेंशन, टॉप कंप्रेशन, फिगर विजुलाइज करो दिमाग में अपने। यहाँ सेक्शन कट किया, X पे लिया, DS स्ट्रिप कट किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया K, तो यहाँ K, ये मान लो न्यूट्रल सरफेस की लाइन है, विजुलाइज करो, इसे K पॉइंट लिया। अब इस K पॉइंट के ऊपर इधर कितना फोर्स आ रहा है, इधर कितना फोर्स है वो निकालना है। तो निकालें फोर्स क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया क्या होगा, विड्थ इंटू डेप्थ, डेप्थ कितना है, ये D/2 - y, विड्थ अंदर होगा Z डायरेक्शन में B, लेकिन डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस वेरी कर रहा है, इसलिए हमको स्ट्रिप लेना पड़ेगा, इसलिए पहले y पे dy का स्ट्रिप लिया। तो स्ट्रिप क्यों लेना, पहले समझ में आना चाहिए, स्ट्रिप लेना पड़ेगा, तो y पे dy का स्ट्रिप लिया, और ऐसी सब स्ट्रिप जोड़ देंगे तो पूरा सब वैल्यू मिल जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, y से लेके D/2, क्यों, इतना ऊपर वाले पोर्शन में फोर्स निकालना है, क्यों, क्या कर रहे हैं हम, ये K पॉइंट के ऊपर कितना एरिया उस पर फोर्स निकालना है। मतलब फिगर विजुलाइज करो, ये न्यूट्रल सरफेस की लाइन, ये K पॉइंट, ये y डिस्टेंस, ये कितना हुआ D/2 - y, इधर कितना फोर्स, इधर कितना फोर्स, वो निकालना है। तो कैसे निकलेगा फोर्स, स्ट्रेस इंटू एरिया, सिग्मा इंटू dA, और लिमिट क्या हो गया, y से D/2, सिग्मा रख दिया My/I, इधर का मूवमेंट आपका m, ये मूवमेंट m है, इधर m + dm चेंज हो रहा है। तो देखो जरा, ये आपका वैल्यू मिला, तो यहाँ पे आपका 10 मान लो आ गया, तो ये थोड़ा वैल्यू बढ़ गया, 12 आ गया। अब विजुलाइज करो, ये बीम है, ये न्यूट्रल सरफेस का लाइन, यहाँ से y डिस्टेंस पे, ये y डिस्टेंस पे पॉइंट लिया आपका, दैट ये K पॉइंट है, इधर फोर्स 10 आ रहा है, ये 12 है, ये तो बैलेंस ही नहीं, पूरा बीम बैलेंस है, तो हर डायरेक्शन में बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस ही नहीं हो रहा, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये इस पे 2 किलोन्यूटन का शेयर फोर्स डेवलप हो गया, क्यों, ये सेक्शन के अलॉन्ग है इस पे,
आपको 2 यहाँ लगा तो नहीं लगा सकते, क्यों? ये m फिक्स हो चुका है, ये आपको चेंज नहीं कर सकते, तो 10 ही रहेगा, ये 12 ही रहेगा, तो ये 2 ऐसे ही बैलेंस होगा, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, बैलेंस करना था। तो हुआ क्या, बीम पे कोई भी आपने पॉइंट लिया, उसके ऊपर का एरिया या उसके नीचे का एरिया से जो अनबैलेंस फोर्सेस आए बेंडिंग से, उसको बैलेंस करने के लिए ये शेयर फोर्स डेवलप हुआ है। तो वही लिख दिया, ये 10 है, ये 12 है, तो यहाँ पे आपका ये शेयर फोर्स डेवलप हुआ, तो 10 + 2 = 12। वही देखो यहाँ पे लिखा है 10 + 2 = 12। शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस कितना टाउ इस पे लगेगा, T × dx, ये T × dx लेंथ है पूरा, टाउ × T × dx, और ये कितना हो जाएगा, इसमें देखो माइनस कर दो, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करो, तो m/i/dA कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना, dm/i/dA, तो वही बचा यहाँ पे dm/i/dA। dm/v = क्या होता है, dm/dx, 1/it, y/d क्या, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, उसको q से डिनोट कर दिया, टाउ = vq/it, जैसे सिग्मा m/i है, ऐसे टाउ vq/it, इसका यूज करके हम बीम के किसी पॉइंट पर डायरेक्ट शेयर से कितना आ रहा हो कैलकुलेट कर देंगे। देखना फिर से एक बार, यहां पर ये पॉइंट लिया था, इस पॉइंट के आपने ऊपर का एरिया लिया, आप इस पॉइंट के चाहे नीचे का एरिया ले लो तब भी सेम ही आ जाएगा, लेकिन तब हमको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्यों, फोर्स निकालने के लिए टेंशन कंप्रेशन प्लस माइनस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसलिए अगर पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है तो आप ऊपर का एरिया लो, पॉइंट अगर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है तो आप नीचे का एरिया यूज करो, और डिपेंड करेगा पॉइंट कहाँ पे। इस पे देखो जरा आर पॉइंट पर, इसके ऊपर कोई एरिया ही नहीं है भाई, के लिए तो लिमिट लगा दिया y से d/2, आर के लिए लिमिट क्या होगा, d/2 से d/2, तो आर पॉइंट के लिए इधर ऊपर फोर्स मिलेगा ही नहीं, fx1 x1 कितना हो गया 0, fx2 x2 0, तो ये शेयर फोर्स आपका 0 आ जाएगा, 0 मिल गया तो आगे स्ट्रेस ही में नहीं मिलेगा कुछ, यानी इस पे 0 स्ट्रेस हो गया, इसीलिए आर पे वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे स्ट्रेस कितना है 0। सेम ऐसे देखो जरा यहाँ पे n पर, इसके नीचे कोई एरिया नहीं है, इस आर के नीचे का चाहे एरिया ले सकते हो, लेकिन वही क्या है, टेंशन कंप्रेशन मिलके कैंसिल कर देगा, 0 आ जाएगी वैल्यू। ऐसे सेम n पे नीचे कोई एरिया नहीं, 0 वैल्यू। ऐसे t पर k पे लिमिट क्या है, y से d/2, t का लिमिट क्या है 0 से d/2, तो ज्यादा फोर्स मिलेगा, ज्यादा स्ट्रेस आएगा, तो खैर वो फॉर्मूला बन ही गया, उससे कैलकुलेट कर ही लिया करेंगे। तो मतलब जिस्ट मिला के क्या है कि बीम में आप कोई पॉइंट लो, उसके ऊपर का एरिया या उसके नीचे का एरिया dx में जो बेंडिंग से फोर्सेस आ रहे हैं अनबैलेंस्ड है, उनको बैलेंस करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स डेवलप हो रहा है, जो आगे रिस्पॉन्सिबल है इस डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के लिए। तो यूज करेंगे इसको, आगे देखें। देखो जरा v = dm/dx होता है, मतलब क्या है कि dx में मूवमेंट चेंज होगा तो वहां से आपका शेयर फोर्स की वैल्यू डेवलप होती है, उसको भी हम यहाँ पे यूज करेंगे आगे दैट क्वेश्चन में। v = dm/dx वहां जो एसआईडी पढ़ा था उसको भी सेम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो वो देखेंगे अभी आगे इसका यूज करेंगे कैसे आ रहा है। तो ये पूरा प्रूफ किया है, तो ये पूरा प्रूफ फोटोकॉपी जो पीडीएफ थ्योरी वाली आप उसमें दिया हुआ है, लेकिन तब भी आप इसको अपनी कॉपी में, मेन कॉपी में नोट करो, क्योंकि जब नोट लिखोगे तो थोड़ा समझ में आए कैसे किया है। तो ये पूरा नोट किया, उसके बाकी इसको हम एनालिसिस देखेंगे, अभी तो खाली मेन स्टार्टिंग किया है कैसे कैसे बन के आ रहा है। तो कोई डाउट होगा तो वो कम्युनिकेट करोगे, आप पूछोगे, और डाउट नहीं है तो इसको पूरा नोट कर लो, और डाउट होगा तो आप उसे कम्युनिकेट किया, लेकिन करना है हमको सब कुछ मालूम, कोई पूछ ले कैसे आया था, क्योंकि आरसीसी में भी आएगा सेम यही, वहाँ भी पूछ सकता है, तो उसको बताना हमको आना चाहिए कैसे हमने डायरेक्ट के लिए फॉर्मूला डेवलप किया। नोट कर लो पूरा इसको।